प्यारे दोस्तों, नीलू सच्ची कहानियाँ में आप सभी का स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी सहेली रोज़ घर पर आती और साथ में जलेबी लेकर आती। वो कहती कि जलेबी तुम्हारी पसंदीदा है, इसीलिए तुम्हारे लिए लाती हूँ। मैं जैसे ही जलेबी खाती तो बेहोश हो जाती। उसके बाद जब होश में आती तो मेरे कपड़े बिखरे होते और मेरी हालत ख़राब होती। आखिर मेरे साथ होता क्या है, इस राज को जानने के लिए मैं एक दिन बिना जलेबी खाए बेहोश होने का नाटक करने लगी। उसके बाद मैंने देखा कि मेरा नाम आरती है। मेरी शादी 4 साल पहले दिनेश से हुई थी। दिनेश एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। मेरे सास ससुर के इकलौते बेटे थे दिनेश। मुझे इतना समझने वाले और इतना प्यार करने वाले लोग ससुराल में पाकर मैं बहुत खुश थी। एक दिन दिनेश का जन्मदिन आता है और इस बार दिनेश का जन्मदिन बड़ी ही धूमधाम से मनाने का फैसला किया गया। मेरे सास ससुर ने कहा कि आज तक दिनेश का जन्मदिन हमने कभी भी सेलिब्रेट नहीं किया, इसीलिए इसके जन्मदिन को इस बार सेलिब्रेट करते हैं। इसके साथ साथ एक खुशी और भी थी कि दिनेश का महीनों का अटका हुआ बहुत बड़ा काम भी सफल हो गया था, इसीलिए घर में पार्टी तो होनी ही थी। तो दिनेश के जन्मदिन के बहाने से हम लोगों ने एक पार्टी का आयोजन किया। जब लोगों को इनवाइट किया गया, तैयारियों में पता ही नहीं चला कि कब जन्मदिन का दिन आ गया। सब मेहमान इकट्ठा हो गए। बड़ी ही धूमधाम से केक कट करने के बाद सब लोगों ने खाना वगैरह एंजॉय किया और खूब डांस वगैरह किया। पार्टी ख़त्म होने के बाद हम लोग सोने चले गए। मैंने दिनेश से कहा कि दिनेश कितना अच्छा लगा ना सब लोगों के साथ एंजॉय करके। तभी दिनेश भी हंसने लगे और कहने लगे कि हाँ, अच्छा तो लगा, लेकिन इस बार हमारे पैसे बहुत खर्च हो गए। फिर मैंने दिनेश से कहा कि कोई बात नहीं, पैसे तो और कमाए जा सकते हैं, लेकिन प्यार और कितने लोगों के साथ एंजॉय किया, कितनी खुशी मिली। और सबसे बड़ी बात, माँ पिताजी ने पहली बार तो कुछ करने के लिए कहा था और इस बार अगर हम मना कर देते तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। दिनेश ने कहा हाँ, ये बात तो है। फिर हम ऐसे ही बातें करते सो गए। कुछ दिन ऐसे ही निकलते हैं। हमारा जीवन बहुत ही खुशहाली से निकल रहा था। एक दिन मैं खाना बनाकर अपने कमरे में गई ही थी, तब मेरी सहेली रेनू का फ़ोन आता है। रेनू कहने लगती है, तुझे तो बड़े दिन हो गए, मेरे से बात ही नहीं करती। तभी मैंने उससे कहा कि अरे यार, तुझे तो पता है ना, शादी के बाद टाइम कम मिलता है, इसीलिए मैं घर गृहस्थी में बिजी रहती हूँ, इसीलिए बात नहीं हो पाती। और कैसी है तू सुना? तभी रेनू कहने लगी कि मैं तेरे शहर में रहती हूँ, यहाँ पर एक अच्छा कोचिंग सेंटर है जिसमें मैं पढ़ाई करती हूँ। मैंने कहा कभी तुमने बताया तो नहीं? वह कहने लगी कि नहीं, ऐसे ही हमारी बात नहीं हुई ना, लेकिन आज मैंने बता दिया ना। मैंने रेनू से कहा कि तू रहती कहाँ पर है? तभी वह कहने लगी कि मेरी कोचिंग के पास ही कमरा ले रखा है, उस कमरे में रहती हूँ मैं और एक मेरी सहेली भी है। तभी मैंने रेनू से कहा कि कभी हमारे घर भी आ जाना, बातें करेंगे। तो वह कहने लगी कि मुझे तुम्हारे घर का एड्रेस पता नहीं है। तभी मैंने उससे कहा कि ठीक है, मैं दिनेश से बात करती हूँ, फिर हम दोनों तुम्हें लेने आ जाएंगे। ऐसे ही बात करके हम लोगों ने फ़ोन कट कर दिया और शाम को दिनेश के आने के बाद मैंने दिनेश से रेनू के बारे में बात की। दिनेश कहने लगी कि ठीक है, हम सुबह ही चलेंगे और रेनू को ले आएंगे। तुम दोनों पूरा दिन अच्छे से बात करना और शाम को जब मैं ऑफिस से आ जाऊंगा तो हम लोग उसे वापस छोड़ आएंगे। फिर दूसरे दिन सुबह होते ही हम लोग खाना वगैरह बनाकर गाड़ी में रेनू को लाने के लिए चले गए। हम दोनों रेनू के कमरे पर पहुँचे और रेनू को लेकर घर पर आ गए। हम लोगों ने खूब बातें की। माँ पिताजी ने कहा कि अब तुम लोग बातें करो, हम पास ही के घर में सत्संग का एक फंक्शन है, उसी में जा रहे हैं।
खैर दिनेश भी ऑफिस चले गए। हम काफ़ी देर तक बातें करते रहे। तभी रेनू ने कहा कि क्या मैं तुम्हारे घर रोज़ाना आ सकती हूँ? मैंने कहा क्यों नहीं आ सकती, तुम्हारा ही तो घर है। हम तो दोनों बहन जैसे ही रहे हैं। फिर ऐसी बातें करते करते शाम हो गई और दिनेश के आने के बाद हम लोग रेनू को कमरे पर छोड़ आए। अब रेनू को मेरे एड्रेस का पता भी चल चुका था, इसीलिए रोज़ सुबह आती और मेरे लिए गर्मा गर्म जलेबी लेकर आती। मैं बहुत खुश होती थी क्योंकि जलेबी मेरी पसंदीदा थी। मैंने एक दिन उससे कहा कि इतनी क्यों तकलीफ़ करती है? वो कहने लगी कि क्यों ना करूं, तू मेरे लिए इतना पकवान बनाती है, मेरे आने पर इतनी खातिरदारी करती है, तो मैं क्या तुम्हारे लिए जलेबी भी नहीं ला सकती? कुछ दिन तक तो मुझे जलेबियों से कुछ नहीं हुआ, लेकिन थोड़े ही दिनों बाद जैसे ही मैं जलेबी खाती तो बेहोशी की हालत में चली जाती और बिल्कुल बेहोश हो जाती। जब 2-3 घंटे बाद होश में आती तो देखती कि रेनू भी जा चुकी होती है और मैं अपने कमरे में बेड पर लेटी होती थी और मेरे सारे कपड़े बिखरे हुए होते, मेरे बाल बिखरे हुए होते थे, मेरा हुलिया बिल्कुल ख़राब होता और मुझे बहुत ही थकान सी महसूस होती थी, मानो जैसे मेरे साथ कुछ गलत हुआ हो। खैर मैंने 1-2 दिन तक गौर नहीं किया। मैंने सोचा कि ऐसे ही थकान की वजह से हो गया होगा, लेकिन अब तो ये रोज़ का किस्सा हो गया था। मैं जैसे जलेबी खाती और खाने के बाद बेहोश हो जाती और उठने के बाद मेरी पूरी तरह हालत ख़राब होती थी। अब तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। तभी मैंने इस बारे में दिनेश से बात करने की कोशिश की। दिनेश ने कहा कि तुम्हें थकान की वजह से हो रहा होगा। दिनेश ने भी मेरी बात का इतना गौर नहीं किया। एक दिन मैंने सोचा कि कुछ तो बात ज़रूर है, मुझे इस चीज़ का पता लगाना ही होगा। तभी दूसरे दिन रेनू जब जलेबी लेकर आई है तो मैंने पानी लाने के बहाने रेनू को किचन में भेज दिया और पीछे से सारी जलेबियां कचरे में डाल दी और कहा कि मैं तो पूरी जलेबी खा गई। तभी रेनू कहने लगती है कि अरे इतनी जल्दी इतनी सारी जलेबियां कैसे खा गई? तभी मैं कहने लगी अरे मेरे को बहुत तेज़ भूख लगी थी, इसीलिए मैंने खा ली। और तभी मैं बेहोश होने का नाटक करने लगी और वहीं सोफे पर गिर गई। उसके बाद मुझे जैसे किसी ने उठाया हो और कमरे में मेरे बेड पर ले जाकर सुला दिया। मैंने आंखें नहीं खोली, लेकिन मैं महसूस सब कुछ कर रही थी। कुछ ही देर बाद एक आदमी मेरे कमरे में आता है और वह मुझे गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है। तभी मैं अपनी आंखें खोल देती हूँ और उसे धक्का दे देती हूँ। सब कमरे में देखती हूँ तो सामने मेरी सास खड़ी थी और पास में एक और आदमी खड़ा था। मैं तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। तभी मेरे ससुर भी कमरे में आ गए, लेकिन मैंने देखा कि रेनू वहाँ पर नहीं थी। तभी मेरी सास ने मेरा मुंह बंद करते हुए कहा कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी सास माफ़ी किस चीज़ की मांग रही है। तभी वह दोनों लड़के जो मेरे कमरे में खड़े थे वहाँ से भाग खड़े हुए और मेरी सास मेरे पैरों में गिर गई और कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दो और इस बारे में दिनेश से कोई बात मत करना। अगर दिनेश को इस बारे में पता चला तो वह हम लोगों को जान से मार देगा। तभी मेरे सब कुछ समझ में आ गया। मेरी सास कहने लगी कि जो जलेबियाँ रेनू लेकर आती थी उनमें मैं नशे की दवाई मिला देती थी और तुम बेहोश हो जाती और मैं तुम्हारी तबीयत ख़राब होने का बहाना बनाकर रेनू को घर से भेज देती थी और कुछ लड़कों को रोज़ाना बुला लेती और उनसे पैसे लेकर मैं उन्हें तुम्हारे कमरे में भेज देती थी और वह तुम्हारे साथ संबंध बनाते थे। अब तो मुझे घिन आने लगी थी। मैंने जिस सास को अपनी माँ माना वह मेरे साथ ऐसा कर रही थी। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था, बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था ये सब सच है।
कोई भी पैसों के लालच में ऐसे कैसे कर सकता है। और मेरे ससुर भी वहाँ पर गर्दन झुकाए खड़े थे। मुझे समझ में आ गया था कि इनमें ज़रूर मेरे ससुर का भी हाथ है। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने झट से दिनेश को फ़ोन किया और ऑफिस से बुला लिया। मैंने उनके आते ही उसको सारी बात बता डाली। अब तो दिनेश ने मेरी सास के सामने हाथ जोड़ दिए और बोला कि माँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम अपनी बेटी जैसी बहू के साथ ऐसा करोगी। अरे तुम्हें पैसों की ज़रूरत थी तो तुम हमसे मांग लेती, हमने कभी मना किया था? जो तुमने पैसों के लिए इतनी घिनौनी हरकत कर डाली। तभी मेरी सास हम लोगों के पैरों में गिर गई और गिड़गिड़ाने लगी कि मुझे माफ़ कर दो बेटा, हम लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। लेकिन जो हरकत मेरी सासू माँ ने की थी वह माफ़ी के लायक नहीं थी। हम लोगों ने अपने कपड़े बांधे और वहाँ से चले गए और एक अलग शहर में अपना ठिकाना जमा लिया था। मैं जब भी उनकी बातें करती तो दिनेश मुझे डांट देते। दिनेश को बिल्कुल भी पसंद नहीं कि मैं उनके बारे में बात करूं, और पसंद हो भी क्यों ना। जिन्होंने इतनी बड़ी गलती की वह अपनी बेटी जैसी बहू को लोगों के हाथों में सौंप दिया और धंधा करवाना शुरू कर दिया। उनको माफ़ कौन कर सकता है। खैर, अब मैंने भी उस दिन से उन लोगों का जिक्र करना बंद कर दिया और अपने जीवन को खुशहाली से जीने लगी। कहानी पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।